दोस्तों, अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व की कथा शुरू कर रहे हैं जिसने 20वीं शताब्दी में अध्यात्म, दर्शन और जीवन की समझ को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यह कथा है ओशो की, जिन्हें पहले रजनीश चंद्र मोहन जैन के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन केवल साधना और ध्यान का नहीं था, बल्कि यह एक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक था जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। सन 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो बचपन से ही असाधारण थे। वे प्रश्न पूछते थे, हर परंपरा को चुनौती देते थे और सत्य को अनुभव करना चाहते थे। उनका स्वभाव विद्रोही था, लेकिन यह विद्रोह केवल विरोध का नहीं था, बल्कि सत्य की खोज का था। ओशो ने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उन्होंने प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता को जीवन का आधार माना। उनके विचार इतने गहरे और अनोखे थे कि उन्होंने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अध्यात्म केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षण में है। उन्होंने कहा कि यदि हम जागरूक होकर जिए, तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। ओशो की शिक्षाएं केवल भारत तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने अमेरिका में भी आश्रम स्थापित किया और वहां हजारों लोग उनसे जुड़ गए। उनका संदेश था, जीवन को पूर्णता से जियो, प्रेम करो, ध्यान करो और जागरूक रहो। आज भी ओशो की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब दुनिया तनाव, चिंता और भौतिकता में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल जागरूकता और प्रेम में है। अध्याय 1, बचपन और प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, अब हम ओशो की जीवन यात्रा के पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय हमें उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन की झलक देगा, जहां से उनकी विचारधारा और अध्यात्म की नींव रखी गई। सन 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो का असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। उनका परिवार साधारण था, लेकिन धार्मिक वातावरण से भरा हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण थे। वे हर बात पर प्रश्न करते थे, परंपराओं को चुनौती देते थे और सत्य को अनुभव करना चाहते थे। गांव का वातावरण शांत और प्राकृतिक था। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां और धार्मिक अनुष्ठान उनके मन को गहराई से प्रभावित करते थे। लेकिन रजनीश का स्वभाव अलग था। वे केवल परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि हर बात को समझना चाहते थे। यही कारण था कि वे बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया। जब उनके दादा का निधन हुआ, तो उन्होंने पहली बार जीवन और मृत्यु के रहस्य पर गहराई से विचार किया। यह अनुभव उनके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन अस्थायी है और सत्य की खोज ही इसका उद्देश्य है। रजनीश का स्वभाव अत्यंत स्वतंत्र था। वे कभी किसी नियम को बिना समझे नहीं मानते थे। यदि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती, तो वे प्रश्न करते और उत्तर खोजते। यही कारण था कि उनके शिक्षक और परिवार वाले उन्हें कभी कभी कठिन मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उनकी शिक्षा औपचारिक रूप से सामान्य रही, लेकिन वे पढ़ाई में अत्यंत तेज थे। वे दर्शन, साहित्य और मनोविज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। वे अक्सर पुस्तकें पढ़ते और अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते। बचपन में ही उन्होंने यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है। उनका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। यही कारण है कि आगे चलकर वे ओशो बने और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जीवन को जागरूकता, प्रेम और ध्यान से जीना चाहिए। अध्याय 2, शिक्षा और प्रारंभिक विचारधारा का विकास। दोस्तों, अब हम ओशो की जीवन यात्रा के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां उनके छात्र जीवन और शिक्षा ने उनकी सोच को आकार दिया। यह वह समय था जब उन्होंने परंपराओं को चुनौती दी, गहरे प्रश्न पूछे और अपनी विचारधारा की नींव रखी। छात्र जीवन। ओशो बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु थे। वे हर बात पर प्रश्न करते थे और जब तक उत्तर से संतुष्ट न होते, तब तक मानते नहीं थे। यही स्वभाव उन्हें स्कूल और कॉलेज में भी अलग बनाता था। शिक्षक अक्सर कहते थे कि यह छात्र सामान्य नहीं है, क्योंकि वह केवल पढ़ाई नहीं करता, बल्कि हर विषय पर गहराई से सोचता है। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक और बाद में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। दर्शन शास्त्र उनके लिए केवल अकादमिक विषय नहीं था, बल्कि जीवन का आधार था। वे प्लेटो, अरस्तु, कांट, हेगेल और नीत्शे जैसे महान दार्शनिकों के विचारों को पढ़ते
और उन पर गहराई से चिंतन करते। प्रारंभिक विचारधारा। ओशो का स्वभाव विद्रोही था। वे परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते थे। वे कहते थे कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। उन्होंने यह समझा कि ध्यान ही जीवन का केंद्र है और जागरूकता ही सच्चा धर्म है। वे अक्सर अपने साथियों से कहते, सत्य को केवल पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। यही कारण था कि वे ध्यान और साधना में गहराई से उतरने लगे। शिक्षक के रूप में शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बने। लेकिन उनका अध्यापन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे। वे कहते थे, प्रश्न पूछो, संदेह करो और सत्य को स्वयं खोजो। उनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली होते थे कि छात्र उन्हें केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। विचारों का विस्तार। इसी समय उन्होंने अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना शुरू किया। वे विभिन्न सम्मेलनों और सभाओं में जाते और वहां परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते। वे कहते थे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि चेतना है। उन्होंने ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा साधन बताया। प्रभाव। उनकी प्रारंभिक विचारधारा ने समाज को झकझोर दिया। लोग उन्हें विद्रोही मानते थे, लेकिन धीरे धीरे समझने लगे कि उनके विचार गहरे हैं और जीवन को नई दिशा देते हैं। अध्याय 3। ध्यान और साधना की खोज। दोस्तों, अब हम ओशो की जीवन यात्रा के उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां उन्होंने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया और साधना के नए मार्ग प्रस्तुत किए। यह वह समय था जब उनकी विचारधारा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और साधना में उतर गई। ध्यान की ओर झुकाव। ओशो बचपन से ही जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करते थे। जब उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई पूरी की और अध्यापन शुरू किया, तब भी उनका मन केवल तर्क और सिद्धांतों में नहीं अटका। वे कहते थे, सत्य को केवल पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। यही कारण था कि उन्होंने ध्यान की ओर गहराई से झुकाव किया। साधना का प्रयोग। ओशो ने ध्यान को केवल पारंपरिक तरीके से नहीं अपनाया। उन्होंने विभिन्न साधना पद्धतियों का प्रयोग किया। वे मौन में बैठते, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते और अपने भीतर की चेतना को अनुभव करते। धीरे धीरे उन्होंने यह समझा कि ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ध्यान का दर्शन। ओशो ने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि ध्यान का अर्थ है जागरूकता। यदि हम हर क्षण जागरूक होकर जिए, तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन की अवस्था है। साधना के नए मार्ग। ओशो ने ध्यान को आधुनिक जीवन के अनुरूप बनाया। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन की पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें शारीरिक गतिविधि, श्वास और मौन का संयोजन था। उनका मानना था कि आधुनिक मनुष्य इतना तनावग्रस्त है कि उसे पहले अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करना होगा, तभी वह मौन और ध्यान में उतर सकता है। अनुभव और प्रभाव। ओशो के ध्यान और साधना के प्रयोगों ने हजारों लोगों को प्रभावित किया। लोग उनके पास आते और कहते कि उनके ध्यान से उन्हें शांति और आनंद का अनुभव हुआ। ओशो कहते थे, ध्यान ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। यदि तुम ध्यान में उतर जाओ, तो जीवन स्वयं आनंद बन जाता है। आज के समय में महत्व। आज भी ओशो की ध्यान पद्धतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब दुनिया तनाव और चिंता में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल जागरूकता और ध्यान में है। अध्याय 4। प्रेम और स्वतंत्रता का दर्शन। ओशो की साधना और ध्यान की खोज के बाद उनके जीवन का अगला बड़ा अध्याय था प्रेम और स्वतंत्रता का दर्शन। वे कहते थे कि यदि जीवन को सच में जीना है, तो उसे प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जीना होगा। उनके लिए प्रेम केवल भावनात्मक संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव था। ओशो का मानना था कि प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। वे कहते थे कि जब मनुष्य प्रेम करता है, तो वह अपने अहंकार को भूल जाता है और दूसरे के साथ एक हो जाता है। उनके लिए प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ाव था। वे कहते थे, यदि तुम सच में प्रेम करते हो, तो तुम ईश्वर को अनुभव कर रहे हो। स्वतंत्रता उनके दर्शन का दूसरा आधार था। वे कहते थे कि बिना स्वतंत्रता के प्रेम अधूरा है। यदि प्रेम बंधन बन जाए, तो वह प्रेम नहीं है। उनके अनुसार सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता हो,
जहां कोई स्वामित्व ना हो, कोई बंधन ना हो। वे कहते थे कि प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चलते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि समाज ने प्रेम को गलत तरीके से समझा है। समाज ने प्रेम को बंधन और जिम्मेदारी बना दिया है, जबकि प्रेम का असली स्वरूप स्वतंत्रता और आनंद है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रेम करो, लेकिन स्वतंत्र रहो। किसी को अपना मत बनाओ, बल्कि उसे स्वतंत्रता दो। यही सच्चा प्रेम है। उनके विचारों ने समाज को झकझोर दिया। लोग उन्हें विद्रोही मानते थे, क्योंकि वे परंपरागत मान्यताओं को चुनौती देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि उनके विचार गहरे हैं और जीवन को नई दिशा देते हैं। आज भी ओशो का प्रेम और स्वतंत्रता का दर्शन उतना ही प्रासंगिक है। जब दुनिया रिश्तों और बंधनों में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वतंत्रता हो। यदि हम प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए, तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। अध्याय 5। ओशो के प्रवचन और अनुयायी। ओशो का जीवन केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने विचारों को प्रवचनों के माध्यम से फैलाया और धीरे धीरे उनके चारों ओर अनुयायियों का एक विशाल समूह इकट्ठा हो गया। उनके प्रवचन केवल धार्मिक या दार्शनिक विषयों पर नहीं होते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूते थे। वे प्रेम, स्वतंत्रता, ध्यान, मृत्यु, राजनीति, समाज और संस्कृति, हर विषय पर खुलकर बोलते थे। उनकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण था। वे बोलते तो लगता था कि शब्द सीधे हृदय को छू रहे हैं। उनके प्रवचन केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि श्रोताओं को भीतर से हिला देते थे। वे कहते थे कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। उनके प्रवचनों में अक्सर यह संदेश होता था कि ध्यान और जागरूकता ही जीवन का सार है। ओशो के अनुयायी दुनिया भर से उनके पास आते थे। भारत में उनके आश्रम में हजारों लोग जुड़ते थे और बाद में अमेरिका में भी उन्होंने एक बड़ा आश्रम स्थापित किया। उनके अनुयायियों में विद्वान, कलाकार, व्यापारी और सामान्य लोग सभी शामिल थे। हर कोई उनके विचारों से प्रभावित होता था और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करता था। उनके प्रवचनों का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि लोग अपने भीतर झांकने लगे। वे समझने लगे कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आनंद है। ओशो कहते थे, यदि तुम अपने भीतर जागरूक हो जाओ, तो तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। उनके अनुयायियों ने उनके विचारों को फैलाया और आज भी ओशो के प्रवचन दुनिया भर में सुने जाते हैं। उनकी किताबें, ऑडियो और वीडियो प्रवचन लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं और लोगों को जीवन की नई दिशा दे रहे हैं। अध्याय 6। ओशो का अमेरिका प्रवास और विवाद। ओशो के जीवन का यह अध्याय सबसे अधिक चर्चित और विवादित रहा। भारत में अपने प्रवचनों और ध्यान की साधना से उन्होंने हजारों अनुयायी बना लिए थे, लेकिन उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। वे अपने विचारों को वैश्विक स्तर पर फैलाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने अमेरिका का रुख किया। सन 1981 में ओशो अमेरिका पहुंचे और वहां ओरेगन राज्य में एक विशाल आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम को राजनीशपुरम कहा गया। यह आश्रम केवल ध्यान और साधना का केंद्र नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर की तरह विकसित किया गया था। वहां हजारों अनुयायी रहते थे, ध्यान करते थे और ओशो के विचारों को अपनाते थे। राजनीशपुरम का वातावरण अनोखा था। लोग वहां स्वतंत्रता और प्रेम के साथ रहते थे। वे ध्यान करते, उत्सव मनाते और जीवन को आनंद के साथ जीते। ओशो का संदेश था, जीवन को पूर्णता से जियो, प्रेम करो, ध्यान करो और जागरूक रहो। लेकिन धीरे धीरे यह आश्रम विवादों में घिर गया। स्थानीय लोग और सरकार इस आश्रम को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। उन पर आरोप लगे कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और समाज को प्रभावित कर रहे हैं। आश्रम के अनुयायियों पर भी कई आरोप लगे, जिनमें हिंसा और षड्यंत्र शामिल थे। ओशो स्वयं इन विवादों से दूर रहते थे। वे कहते थे कि उनका काम केवल ध्यान और साधना है, लेकिन उनके अनुयायियों के कार्यों ने उन्हें विवादों में घेर लिया। अंततः अमेरिकी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। यह अध्याय ओशो के जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारत लौटकर फिर से अपने प्रवचन शुरू किए और अपने अनुयायियों को यह संदेश दिया कि ध्यान और जागरूकता ही जीवन का सार है। आज भी ओरेगन का राजनीशपुरम इतिहास का हिस्सा है। वहां जो हुआ, उसने दुनिया को यह दिखाया
कि ओशो केवल एक साधक नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने समाज और धर्म की परंपराओं को चुनौती दी। अध्याय 7। ओशो की शिक्षाएं और दर्शन का सार। ओशो का जीवन केवल घटनाओं और विवादों तक सीमित नहीं था। उनका असली योगदान उनकी शिक्षाओं और दर्शन में था, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। वे कहते थे कि जीवन को समझने के लिए केवल किताबें और परंपराएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और जागरूकता आवश्यक है। ओशो की सबसे बड़ी शिक्षा थी ध्यान। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की अवस्था है। यदि हम हर क्षण जागरूक होकर जिए, तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। उन्होंने ध्यान को आधुनिक जीवन के अनुरूप बनाया और डायनामिक मेडिटेशन जैसी पद्धतियां प्रस्तुत की, जिससे तनावग्रस्त मनुष्य भी ध्यान में उतर सके। उनका दूसरा बड़ा संदेश था प्रेम और स्वतंत्रता। वे कहते थे कि प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें स्वतंत्रता हो। यदि प्रेम बंधन बन जाए, तो वह प्रेम नहीं है। उनके अनुसार प्रेम और स्वतंत्रता साथ साथ चलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ाव है। ओशो ने धर्म और समाज पर भी गहरी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और यह दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें भीतर से बदल दे। वे कहते थे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि चेतना है। उनकी शिक्षाओं में जीवन का उत्सव भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। वे कहते थे कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। हर क्षण को आनंद और प्रेम के साथ जीना ही सच्चा अध्यात्म है। ओशो का दर्शन इतना व्यापक था कि उसने जीवन के हर पहलू को छुआ। उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता, धर्म, समाज, राजनीति और संस्कृति सब पर गहराई से विचार किया और लोगों को नई दिशा दी। आज भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब दुनिया तनाव और चिंता में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल जागरूकता, प्रेम और ध्यान में है। अध्याय 8। ओशो का समाज और संस्कृति पर प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति बदलता है, तो समाज भी बदलता है। उनके विचारों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और पश्चिमी संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। भारत में ओशो ने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। इस विचार ने समाज को झकझोर दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें भीतर से बदल दे। पश्चिमी संस्कृति पर उनका प्रभाव और भी गहरा था। अमेरिका और यूरोप में हजारों लोग उनके अनुयायी बने। वे उनके ध्यान और प्रेम के संदेश से प्रभावित हुए। ओशो ने पश्चिमी लोगों को यह सिखाया कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम जागरूक होकर जिए, तो हर क्षण आनंद बन सकता है। ओशो का समाज पर प्रभाव यह था कि लोग अपने भीतर झांकने लगे। वे समझने लगे कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आनंद है। उनकी शिक्षाओं ने समाज में स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता का भाव जगाया। संस्कृति पर उनका प्रभाव यह था कि उन्होंने कला, संगीत और जीवन को ध्यान से जोड़ा। वे कहते थे कि यदि तुम गाते हो, नाचते हो या चित्र बनाते हो, तो वह भी ध्यान बन सकता है। उन्होंने संस्कृति को अध्यात्म से जोड़ा और दिखाया कि जीवन का हर पहलू ध्यान और जागरूकता से भरा जा सकता है। आज भी ओशो का समाज और संस्कृति पर प्रभाव उतना ही प्रासंगिक है। जब दुनिया भौतिकता और संघर्ष में उलझी हुई है, उनका संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान में है। अध्याय 9। ओशो की विरासत और आज के समय में प्रासंगिकता। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहीं। उनकी विरासत आज भी जीवित है और आधुनिक जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके जीवन काल में थी। ओशो ने ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की अवस्था है। यदि हम हर क्षण जागरूक होकर जिए, तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। यह विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत उनके प्रवचनों और पुस्तकों के रूप में जीवित है। ओशो ने हजारों प्रवचन दिए और वे आज भी दुनिया भर में सुने जाते हैं।
उनकी किताबें सैकड़ों भाषाओं में अनुदित हुई हैं और लोगों को जीवन की नई दिशा देती हैं। ओशो का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका और यूरोप में भी उनके अनुयायी बने और उन्होंने वहां ध्यान और प्रेम का संदेश फैलाया। आज भी उनके आश्रम और ध्यान केंद्र दुनिया भर में सक्रिय हैं और लोगों को जागरूकता और शांति का अनुभव कराते हैं। आधुनिक जीवन में जब लोग तनाव, चिंता और भौतिकता में उलझे हुए हैं, ओशो का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल जागरूकता, प्रेम और ध्यान में है। वे कहते थे, जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ओशो की विरासत यह भी है कि उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। उन्होंने दिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को भीतर से बदल रही हैं। अध्याय 10, समापन, सीख और आधुनिक जीवन में महत्व। ओशो की जीवन यात्रा का अंतिम अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि उनके विचार और शिक्षाएं केवल उनके समय तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आज भी उतनी ही जीवंत और प्रासंगिक हैं। ओशो ने हमें यह सिखाया कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। उन्होंने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया और कहा कि जागरूकता ही सच्चा धर्म है। उनके लिए प्रेम केवल भावनात्मक संबंध नहीं था, बल्कि अस्तित्व के साथ जुड़ाव था। उन्होंने स्वतंत्रता को प्रेम का आधार माना और दिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई बंधन न हो। उनकी शिक्षाओं ने समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने परंपरागत मान्यताओं को चुनौती दी और लोगों को स्वतंत्र सोचने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह दिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा की जागरूकता है। आज के समय में जब लोग तनाव, चिंता और भौतिकता में उलझे हुए हैं, ओशो का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख केवल जागरूकता, प्रेम और ध्यान में है। यदि हम हर क्षण जागरूक होकर जिए, तो जीवन स्वयं आनंद बन जाता है। उनकी विरासत उनके प्रवचनों, पुस्तकों और ध्यान केंद्रों के रूप में जीवित है। दुनिया भर में लोग आज भी उनके विचारों से प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। ओशो का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य को केवल पढ़कर नहीं, बल्कि अनुभव करके समझा जा सकता है। उन्होंने हमें यह दिखाया कि जीवन का हर क्षण ध्यान और प्रेम से भरा जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख है और यही उनकी विरासत है। और दोस्तों, अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहभागिता ही हमें और बेहतर और विस्तृत सामग्री बनाने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।